अभी हम सिर्फ सॉलिड स्टेट पे कंसंट्रेट करते हैं। सॉलिड स्टेट नंबर 1 बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ठीक है। सो आपको इस बात के लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है कि जी 12th का टॉपिक है, मतलब अगर मैं इसको 11th में भी रख दूं और पहला टॉपिक भी बना दूं तो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। बहुत जबरदस्त टॉपिक है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स वाला टॉपिक है, इसमें केमिस्ट्री नाम की कोई चीज नहीं, मतलब 95% तो इसमें केमिस्ट्री है ही नहीं, सिर्फ 5% केमिस्ट्री है, ठीक है। तो इसलिए बड़ा बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, जब हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, यहां पे अलग अलग स्टेट्स की भी बात हो जाती है। लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, 3 स्टेट्स तो हमने मेन पढ़ी है ना, जो मेन स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बाकी जो है, ठीक है, हाँ, वो साइंस स्टील वगैरह जो है वो अलग बात है, ठीक है, प्लाज्मा अलग चीज। लेकिन मेन 3 स्टेट्स हम सभी में डिस्टिंग्विश भी करना जानते हैं कि जो सॉलिड स्टेट है हमारी वो मोस्ट कॉम्पैक्ट स्टेट है, ठीक है। जबकि जो लिक्विड एंड गैसेस है, लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े से दूर होते हैं, गैसेस में बहुत ज्यादा दूर होते हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हमारे सॉलिड्स में सबसे स्ट्रॉन्ग होंगी, फिर लिक्विड में वीक हो जाएगी, गैसियस में और जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो गैसेस में सबसे फास्ट, फिर उसके बाद लिक्विड्स में और सॉलिड्स में सबसे स्लोएस्ट, ठीक है। थर्मल मोशन कह लीजिए, काइनेटिक एनर्जी कह लीजिए, वो मिनिमम, ठीक है। अच्छा, ऐसे हमारी सॉलिड स्टेट, डिफ्यूजन नहीं होता सॉलिड स्टेट, लिक्विड्स और गैसेस में डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन आप जानते हैं, ठीक है। सो डिफ्यूजन जो है सॉलिड्स की प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन लिक्विड्स में भी डिफ्यूजन हो सकता है। जैसे आप इंक की एक ड्रॉप जो है पानी में डालोगे तो इंक विल गेट डिस्पर्स्ड, ठीक है। सो ये होगा उसमें, लेकिन जो है ऐसा सॉलिड्स में नहीं होगा। गैसेस में तो डिफ्यूजन होता है, हमने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है 11th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो है अपने सॉलिड को जो है लिक्विड और गैसेस से डिस्टिंग्विश करती है। क्लोज होंगे पार्टिकल्स, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, ठीक है, ये चीज। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे जो सॉलिड है, सॉलिड की अगर हम बात करें तो जैसे एक पार्टिकल जो है सॉलिड का, हम उसको एक डॉट की तरह मान रहे हैं, ठीक है। अब ये डॉट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब ये डॉट जो है एटम भी हो सकता है, ये डॉट जो है मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और ये डॉट जो है आयन भी हो सकता है, ठीक है। हर एक सॉलिड जो है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है आइदर कोई एटम होगा या कोई मॉलिक्यूल होगा या कोई आयन होगा, ठीक है। इसकी बात में लेक्चर के एंड में आपको टेबल बनवाऊंगा, लेकिन अभी जो है हम लोग सीधे सीधे पॉइंट पे स्ट्राइक करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी डॉट से मैं बात को शुरुआत कर रहा हूं कि सॉलिड्स, भाई कोई भी चीज है, ये जो चीज है ये सॉलिड है, ठीक है। ये छोटे छोटे दानों से बनी, आप इमेजिन कर लीजिए, छोटे छोटे, ठीक है, पार्टिकल से बनी, तब ये सॉलिड है। जैसे इस कमरे में गैस भी घूम रही है, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है, उसी को कंपैक्ट अगर कर लोगे दैट विल कन्वर्ट टू सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो उतने ही छोटे पार्टिकल जो आप इमेजिन कर ले, उसको मैंने बोर्ड पे बना दिया। अब ये पार्टिकल जो है किस तरीके से अरेंज्ड होंगे, अरेंज्ड व्हाट, एक सॉलिड में पार्टिकल जो है किस तरीके से अरेंज्ड होंगे, इसके बेस पे हम जो है अपने सॉलिड्स को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। वन आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अदर आर एमॉर्फस सॉलिड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पे, दैट इज क्लासिफिकेशन based on
अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल के अरेंजमेंट पे जो है क्लासिफाई करना। देखो, हम दो तरीके से अपने सॉलिड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहली बात आ गई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दूसरी बात आ गई amorphous solids। ये ट्रू सॉलिड्स हैं, इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोलते हैं। अब देखते हैं क्यों इनको ट्रू सॉलिड्स बोल रहे हैं और दूसरों को क्यों हम सुपर कूल्ड लिक्विड। आपको मेरी बात जो है समझ में आ रही है सबको? मेरी लैंग्वेज से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो? ठीक है, क्योंकि कई लोग आते हैं सर डेमो लेक्चर चाहिए, ठीक ऐसे ऐसे बोलते हैं स्टार्टिंग में जो है सर 2 दिन टेस्टिंग क्लासेस चाहिए, सब है ना। तो आप ये समझिए आपकी वो ये 2 टेस्टिंग क्लासेस चल रहे हैं। सबसे पहली बात, मेरी लैंग्वेज से किसी को कोई परेशानी नहीं, सही कह रहा हूँ? सबको समझ में आ रही है? ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अब इसके बाद ट्रू सॉलिड्स, मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मैंने एक बनाया ना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ऐसे अरेंज हो, बिल्कुल तहजीब से ऐसे। ऐसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से अरेंज होंगे। एक बात, अब जबकि जो अपने एमॉर्फस सॉलिड्स हैं उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली अरेंज हो। रैंडमली मतलब ऐसे। ऐसे डिसऑर्डर। तो ऐसे में यहां पर इन बातों से फर्क पड़ेगा। देखो, जो अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मैंने कहा कि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं बिल्कुल ऑर्डर्ड, डिसिप्लिन्ड, जैसे सिपाही होते हैं परेड में खड़े हुए, बिल्कुल वैसे गैप जो है उनमें, ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ेगा अगले पॉइंट के बाद में बात करता हूं, लेकिन सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि इसमें जो है, आप लिखते जाइए चाहे इसमें, अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में देयर इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। कि एटम्स या पार्टिकल्स जो है बिल्कुल रेगुलर फैशन में जो है अरेंज, ठीक है। जबकि इसमें जो है देयर इज या तो लो ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर। या तो कोई ऑर्डर है ही नहीं, अगर ऑर्डर है तो बहुत शॉर्ट रेंज, ठीक है। अच्छा, जैसे अब बात को एग्जांपल से समझा। एग्जांपल, अब एग्जांपल में अगर मैं कहूं आपको समझाने के लिए, अपना देसी घी, यहां से हम बात को शुरुआत करते हैं। जैसे देसी घी, आप अपने दिमाग में रखिएगा, देसी घी एग्जांपल में हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है। यहां पर जो है हम लोग जैसे एग्जांपल याद रख सकते हैं आइस, ठीक है ना, और
बाकी जैसे कोई भी मेटल्स, NaCl एक्सेट्रा, नमक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, या कोई भी मेटल्स सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आप किसी को भी अज्यूम कीजिए, ठीक है। इसमें जो है ग्लास आ गया एग्जांपल, रबर एग्जांपल आ गया, ठीक है, ये सारे जो है हमारे पास सॉलिड्स के एग्जांपल्स। अब इस बात से फर्क क्या पड़ेगा? पहली बात तो कि यहां पर जो है इन सॉलिड्स we call them as anisotropic. इनको हम कहते हैं आइसोट्रोपिक। आप इनकी डेफिनेशन लिख लीजिए एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक की, आप लिखें। आप लिखें द सब्सटेंसेस एनिसोट्रोपिक में, द सब्सटेंसेस, अभी मैं आ रहा हूं उस बात, अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है। आप लिखें कि द सब्सटेंसेस व्हिच हैव same value of a property in all different value of a property, different value of a property in different directions are called values of properties in different directions are called एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। जबकि दूसरी तरफ द सॉलिड्स व्हिच हैव सेम वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी इन ऑल द डायरेक्शंस, सेम वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी इन ऑल द डायरेक्शंस आर कॉल्ड आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जैसे आप ये बुक देखिए, इस बुक को अगर मुझे फाड़ना हो तो मेरे लिए सबसे सही तरीका है ऐसे फाड़ दो, ऐसे नहीं फाड़ सकते। रीजन भी तो मतलब ये हुआ कि इसकी इस तरफ स्ट्रेंथ अलग है और इस तरफ स्ट्रेंथ अलग है, तो ये एनिसोट्रोपिक हो गई, सही बात है। जबकि अगर जैसे ये डस्टर है या लड्डू, आज आपको लड्डू मिले और मुझे लगता है घटिया ही मिले, है ना, ठीक है, तो उसको किसी भी डायरेक्शन से तोड़ो वो बराबर है, उसको तोड़ने का कोई तरीका नहीं, सही बात है। लेकिन मिठाई में कुछ मिठाइयों को तोड़ने का तरीका होता है, जैसे अपना सोन पापड़ी होती है, मान लो आप क्यूब सा मान लो, तो वो एक तरफ ऐसे लेयर वाइज ऐसे खिसकाओगे तो आसानी से खिसक जाती है, लेकिन ऐसे नहीं टूटती, उसकी लेयर्स होती है, समझ, ऐसे तोड़ना टफ होगा, ठीक है, सही कह रहा हूँ। लेयर वाइज जैसे ग्रेफाइट की लेयर होती है ना, एक के ऊपर एक आपने पढ़ते हैं, वैसे जो है वो खिसक आसानी से जाता है, लेकिन ऐसे तोड़ना टफ होगा, ठीक है। मिठाई की टर्म्स में बात कर रहा हूँ तो उसमें भी एनिसोट्रॉपी है, ठीक है। तो मतलब अलग प्रॉपर्टी अलग डायरेक्शन में। अब यहां पे अलग डायरेक्शन में अलग प्रॉपर्टी क्यों आ रही है देखिएगा। जैसे अब ये प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, मैं लाइट की प्रॉपर्टी की टर्म में सबसे पहले बात कर रहा हूं। देखो मान लो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में से लाइट को क्रॉस होना है, देखो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। लाइट आपको पता है जब वो वैक्यूम में से क्रॉस होती है तो फास्टली होती है, और अगर डेंस मीडियम से क्रॉस होगी तो स्लो होगी, ऑब्वियस सी बात है, सभी जानते हैं। तो ऐसे में अगर लाइट जो है वो ऐसे जाएगी, देखो अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड से अगर ऐसे जाएगी, ऐसे क्रॉस होगी तो वो फास्ट क्रॉस होगी, सही बोल रहा हूं। जबकि अगर वो ऐसे जाएगी, हर एक पार्टिकल से टकराती हुई जाएगी, तो जो है वो स्लो हो जाएगी, सही बोल रहा हूं।
तो बस इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि सेम टाइम में जो है अभी ये यहां पर पहुंची होगी, यहां से क्रॉस होगी, क्योंकि यहां पर वो पार्टिकल से टकराती टकराती निकल रही है, जबकि दूसरी तरफ से वो जो है सीधे निकल रही है। जबकि इसमें एमॉर्फस सॉलिड में कहीं से भी जाए अप्रोक्सीमेटली बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उससे टकराएंगे। कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहां से हमारी लाइट बिना मॉलिक्यूल के टकराए निकल जाए। तो सारी डायरेक्शन में स्पीड बराबर ही होगी, तो आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी आ गई ना। सही बोल रहा हूं? सारे साइड में बराबर ही होगी तो आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी आ गई। समझ आ गया मेरा एग्जांपल? ठीक है ना। तो इसलिए और इस बात से फर्क किसका पड़ेगा, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऐसे ही कंडक्शन, ठीक है, स्ट्रेंथ, इन बातों का फर्क जो है पड़ेगा, अलग अलग होगी। और यही चीजें जो है सेम जो है इसकी अलग अलग डायरेक्शन में सेम होगी, इसकी अलग अलग डायरेक्शन में ये डिफरेंट होगी। क्या मेरी बात समझ गए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, थर्मल कंडक्शन या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, और उसके बाद स्ट्रेंथ तोड़ने के लिए, ठीक है, इसमें अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगी, इसमें जो है सारी डायरेक्शन में सेम ही होगी। क्या आप डिफरेंस समझ गए कि नहीं? एनिसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक। किसी को मेरी बात समझ नहीं आई? सबको आगे समझ? इसका क्या नाम है? जोर से बोल। खुशी। मेरा नाम कुलदीप शर्मा है, ठीक है। अच्छा, एंड अब यहां पर आपको ये 3 पॉइंट में कोई डाउट नहीं है, आपको ये तीनों पॉइंट जो है आसानी से समझ में आ रहा है। डन। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते, इसी चीज को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे उसने भी सवाल किया भी, तो यहां पर हम लिख रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यहां पर एमॉर्फस सॉलिड्स। आप कंटिन्यू कर दीजिए लाइन, ठीक है। अच्छा, तो अब जैसे उसने तुमने, हाँ, सवाल पूछा गया था कि सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं। आप में से कुछ लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स में शीशे लगे होते हैं, कुछ पढ़ा? आगे कर सकते हो आपकी लिस्ट। जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं, जब आप जाओगे, अब कहीं भी घूमने जो है राजस्थान जाओगे, कहीं और जगह जाओगे, आपने ये देखना, जैसे जो 50 साल पुरानी बिल्डिंग होगी, 100 साल पुरानी बिल्डिंग होगी, उसमें जो शीशे लगे होंगे खिड़की में, वो नीचे से मोटा हो गया होता है और ऊपर पतला होता है। अदरवाइज हमारे घर में जो शीशे लगते हैं, जैसे ये शीशा है, ये जो शीशा है ना, अब ये ऊपर से भी उतनी मोटाई है, नीचे से भी उतनी मोटाई है। लेकिन अगर हम इसको मान लो 60 साल, 70 साल, 100 साल के लिए रख देते हैं, यहीं पे लगा रहेगा, धीरे धीरे क्या होगा, जब हम इसकी मोटाई देखेंगे तो ये नीचे मोटाई बढ़ गई होगी और ऊपर जो है मोटाई इसकी कम होगी। ऐसा किस लिए हुआ होगा? मतलब अंदर ही अंदर ये नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है ना। कोई भी लिक्विड जैसे प्लास्टिक का होता है और हम गर्म करते तो क्या होता है, धीरे धीरे नीचे खिसकता जाता है, नीचे इकट्ठा हो जाता है। वही चीज जो है हमारे ग्लास में भी होती है। मतलब एक तरह से ग्लास में सॉलिड होने के बावजूद भी लिक्विड की प्रॉपर्टी है, बट एज दैट इज कूल्ड सो दैट इज इन सॉलिड स्टेट। मतलब उसने अपनी रैंडम नेचर नहीं लूज की, ग्लास होते हुए भी उसके जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लूइड की तरह ही रैंडम है। क्या मेरी बात समझ रहे? डिसऑर्डर्डनेस है वो, किसी मतलब जैसे एक तरीके से, जैसे घी की बात करें हम, घी जो है मतलब जैसे सर्दी का मौसम आया तो जम गया, मतलब कोई बहुत ज्यादा फिजिकल चेंज नहीं आया उसमें। जबकि जब पानी से बर्फ बनता है तो काफी ज्यादा चेंज आता है, ठीक है। घी में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आता। और
तो इसका मतलब घी जो है सुपर कूल्ड लिक्विड, उसमें जो पार्टिकल जितने रैंडम थे सॉलिड में भी उतने ही रैंडम रहे, ठीक है। मतलब जैसे कट करेंगे आप तो शार्पली कट नहीं होगा वो, लेकिन सोडियम क्लोराइड वगैरह जैसे आप क्रैक करोगे तो वो शार्पली कट होंगे, एजेस उनकी शार्प हो जाएगी, ठीक है, ऐसी चीज, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जैसे यहां पर सुपर कूल्ड वर्ड की हम बात कर रहे हैं, प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी सुपर कूल्ड लिक्विड है। जैसे प्लास्टिक में भी तो यही होगा ना, जरा सा गर्म करो, आप प्लास्टिक की शीट ले लो, उसको जरा सा गर्म कर दो तो वो नीचे की तरफ फ्लो हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं हुआ। जबकि ऐसा जो है हमारे सॉलिड्स में नहीं, हमारे सॉलिड्स में जो है ये नहीं होता। अगर आपने लोहे की शीट बनाई है, वही उसी किले में अगर कोई लोहे की शीट बनी हुई तो ऊपर से भी उतनी मोटी होगी, नीचे से भी उतनी मोटी होगी, लोहा नीचे की तरफ फ्लो नहीं करेगा, वो ट्रू सॉलिड। अभी आप, क्योंकि अभी आप ट्रू सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में डीप में नहीं गए, आपको तो लोहा भी वैसे ही लग रहा है जैसे ग्लास है, यार दोनों ही तो सॉलिड है, तो लोहा भी पिघल जाता है, तो उसको भी नीचे इकट्ठा होना चाहिए। मैं पिघलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, जिसको मैंने ये कहा कि इसमें पार्टिकल्स ऐसे अरेंज है, इसमें ऐसे अरेंज, ठीक है। अभी समझते हैं, मतलब इनमें फ्लूइड की प्रॉपर्टी होगी, इनमें नहीं होगी, ठीक है, एक बात। अच्छा, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूं, तो मतलब ग्लास जो है वो नीचे से ठीक हो जाएगा। मैं यार तुम्हारी शर्ट की तारीफ करने वाला था, तो मैं देख रहा हूँ इसकी भी सेम है, इसका मतलब स्कूल की ड्रेस है, तो जबरदस्त है यार, ठीक है। मैं सोच रहा था बढ़िया शर्ट आ रही है, साथ वाला भी जो है, क्या बात है। अच्छा, अब यहां पर नेक्स्ट थिंग देखो, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जिस पॉइंट पे आके वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जबकि इसमें रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होगी। इसका मतलब क्या होगा? देखो, आजकल का मौसम आप देखिए, बिल्कुल एग्जैक्टली आजकल के मौसम में आपने आज घर में जाके जो है घी का डिब्बा खोलना है, देसी घी का डिब्बा खोलना है। मैंने देसी घी का एग्जांपल इसीलिए सबसे पहले दिया। आपने देसी घी का डिब्बा खोलना है आज घर में जाके, आपको लगेगा पता कि उसमें से कुछ लिक्विड बन गया है, कुछ दाने अभी भी बाकी है। ये वेदर ऐसा हो गया कि गर्मी भी है, ठीक है, पिघल भी गया है, कुछ आधा नहीं पिघला। एक्सट्रीम अगले महीने तो सारा पिघल जाएगा, पिछले महीने सारा सॉलिड था। अब बात ये आ जाती है, आप समझिए मेरी बात, कि यार अगर मान लो घी का कोई मेल्ट करने का टेम्परेचर है तो पूरा ही मेल्ट कर जाना चाहिए था, और अगर नहीं है तो पूरा ही सॉलिड रहना चाहिए था। भाई ऐसा क्यों आ रहा है कि आधा सॉलिड है आधा लिक्विड बन गया है? इसका मतलब कि जो हमारा घी है वो सारे का सारा एक तरह का नहीं है। सही बात कह रहा हूं? जो अपना घी है वो सारे का सारा जो है एक तरह का नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि घी में क्या होता है, जो घी फैटी एसिड से जो बनता है, कुछ उसके जो दाने पार्टिकल्स होंगे, कई होंगे बिल्कुल क्लोज, जैसे ये है क्लोज, तो जो क्लोज होंगे उनमें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, और जो दूर होंगे उनमें वीक फोर्स होगी, वीक फोर्स, और इनमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी। सही बोला कि नहीं? yes, तो ऐसे में जिनमें वीक फोर्स होगी वो तो अपना ये जो टेम्परेचर चल रहा है 25-30 वाला जो है इस पे वो पिघल जाए, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फोर्स वाले होंगे वो दाने की फॉर्म में रहेगा। सही बात नहीं? तो इसलिए हमारे एमॉर्फस सॉलिड में देयर इज रेंज ऑफ मेल्टिंग, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा, हर पार्टिकल जो है एक बराबर डिस्टेंस पे है। तो इससे क्या होगा कि जैसे लोहे को आप पिघलाओगे तो जब पिघलेगा
तो पूरे का पूरा पिघलेगा। आपने देखा है, टीवी में देखा है, आपने डिस्कवरी में देखा हुआ है कि जब पिघलेगा तो एक ही टेम्परेचर पे सारा पिघल जाएगा। और आपने किताबों में पढ़ा होगा कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज दिस, मान लो 1090 केल्विन, तो उतने पे ही सारा पिघल जाता है। मतलब कोई दाने वाने नहीं बनते उसमें जो, ठीक है, कि मिड की कोई स्टेज नहीं आती उसमें, ठीक है। आइस का मैं एग्जांपल इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि हमारे फ्रिज वगैरह में जो आइस जमती है ना, वो ट्रू तरह से क्रिस्टलाइन नहीं होती, वो परफेक्ट क्रिस्टल नहीं होता। आपने देखा होगा कई आइस बड़ी क्रिस्टल होती है, वो स्टैच्यू वगैरह बनाते हैं चाइना में जो है, ठीक है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। हमारी तो जल्दी जल्दी बनाई जाती है ना, वो उतनी आधी क्रिस्टलाइन आधी एमॉर्फस होती है। ऐसे भी होते हैं ना सब्सटेंसेस, कुछ क्रिस्टलाइन, कुछ हिस्सा क्रिस्टलाइन, कुछ एमॉर्फस। तो इसलिए अगर परफेक्ट आइस होगी एकदम से पिघल जाएगी एक टेम्परेचर पे, ठीक है। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब सभी को मेरी बात समझ में आ रही है कि अपने जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनका रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसको मैं ग्राफिकली बता रहा हूं, सुनिए ग्राफिकली कैसे। हम यहां पर इसकी बात कर रहे हैं, दैट इज कूलिंग कर्व। सबका ध्यान नोट में, मैं नोट करने का टाइम दे दूंगा आपको। इसका कूलिंग कर्व देखते हैं दोनों, दोनों के कूलिंग कर्व में हम डिफरेंस भी फाइंड करने की ट्राई करेंगे। ये यहां पर टाइम, ये यहां पर टेम्परेचर। अब इसका जो कूलिंग कर्व होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है। अभी आप देखिए, जैसे यहां पर ये सारे का सारा सॉलिड है, मैं रिवर्स में चल रहा हूं इसमें, मतलब टेम्परेचर आप देखें इस तरफ को टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब आप इसको लोहा ही मान लो, मैं लोहे को गर्म करता जा रहा हूं, तो लोहा यहां पर सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है, इस पॉइंट तक वो पूरे का पूरा सॉलिड है, ठीक है। ये लेट इट बी T1 टाइम, लेट इट बी T2 टाइम, T1 T2, मैं रिवर्स में चल रहा हूं, रिवर्स में आपको आसानी से समझ में आएगा। अब आप ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है, लेट दिस टेम्परेचर बी T, ठीक है। इस T टेम्परेचर पर आप लोहे को हीट करते जा रहे हैं, फिर ये उसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया, लोहा पिघलना स्टार्ट होगा, उसी टेम्परेचर पे सारा पिघल जाएगा। मतलब आपको टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, टाइम लग सकता है, जैसे 1 घंटा लग गया, बहुत सारा लोहा है, पिघलते पिघलते टाइम लग जाए, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको। अगर 1090 केल्विन पे है तो 1090 पे ही सारे का सारा लोहा पिघल जाएगा। समझ रहे मेरी बात। उसके बाद ये सारा जो है यहाँ पर लिक्विड हो जाएगा, यहाँ पर सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों रहेगा। वो तो हर एक सॉलिड में होगा, थोड़ी टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने देसी घी की बात करूं, देखो यहां पर टाइम और टेम्परेचर का क्या होगा, इसका कर्व कुछ ऐसा होगा। देखो डिफरेंस देखना, ये सॉलिड है, इस T1 टेम्परेचर पर, कैपिटल T मतलब टेम्परेचर, स्मॉल t मतलब टाइम, इस T1 टेम्परेचर पर वो पिघलना स्टार्ट हुआ, लेकिन सारे का सारा नहीं पिघलेगा। अगर आप T1 टेम्परेचर पे रखेंगे देसी घी को, तो कुछ उसमें से लिक्विड बनेगा, फिर जो है कुछ सॉलिड ही रहेगा, चाहे आप एक दिन रखे रखो। ऐसा भी सीजन आता है ना, बहुत थोड़ा सा लिक्विड बना होता है, बाकी सारा सॉलिड होता है, फिर अगले दिन टेम्परेचर बढ़ता है तो थोड़ा सा और ज्यादा लिक्विड बन जाता है, फिर अगले दिन और ऐसे, ठीक है। तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना ही पड़ेगा, मतलब T2 टेम्परेचर आते आते जो है सारे का सारा जो है ये लिक्विड में तब्दील हो। सही बोल रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ, तो अब ये सारा लिक्विड बन गया, इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो देसी घी है उसकी ये रेंज, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो T1 से लेके T2 तक। सही बोला कि नहीं। तो एमॉर्फस में जो है रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होगा, जबकि क्रिस्टलाइन में एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। बात समझ में आई 100% की। किसी को बोर्ड पे लिखी हुई किसी बात में डाउट है तो बोल दो, ठीक है। तो हमारा 12वीं का पहला टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, सॉलिड्स के, ठीक है।
और मैंने कहा यू विल एंजॉय मोर देन 11 बड़े क्लास में बुद्धि सब लोगों की, ठीक है। फिजिक्स के लिए अलग कॉपी लगानी है, केमिस्ट्री के लिए अलग, मैथ्स के लिए अलग, ये ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में अभी हम क्लास को स्टार्ट करना चाहते थे कि शुरुआत हो जाए, ठीक है। मतलब जिन लोगों ने त्रिकुटा नगर में क्लास लगाई है वो जानते हैं फिजिक्स के क्लासरूम कैसे होते हैं। यहाँ पर भी हर क्लासरूम में 2-2 AC लगेंगे, ठीक है। बट क्योंकि मौसम ठीक है और अभी हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम क्लास को शुरुआत करें, ठीक है। 5 दिन में सब ठीक हो जाना, 10 दिन लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जो एवरीथिंग विल बी ओके, वाटर कूलर भी लगेंगे, ठीक है। जो भी है RO भी सब कुछ आएगा, ठीक है। बाय द मीन टाइम आप वॉशरूम जो 2 अंदर रूम है उनमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी ये वॉशरूम जो है रेडी होने में टाइम लगेगा, 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा एवरीथिंग विल बी ओके, ठीक है। तो उसके बाद जो है, ठीक है, ये सेंटर उस सेंटर से बढ़िया बनेगा। ऐसे भी आपको फील आ रही होगी, ठीक है ना, कि ये सेंटर जो है इसका माहौल बढ़िया होगा, बिल्कुल पीसफुल होगा। यहाँ पे आपको बस की आवाज़ भी नहीं आएगी, किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। ये भी बिल्कुल, ये क्लासरूम तो आप देख ही रहे होंगे, मतलब ऑरा से आपको लग गया होगा पता है कि ये बनेंगे कैसे, ठीक है। इसमें कंसील्ड लाइटिंग है, ठीक है ना, प्रॉपर AC लगे होंगे, सील्ड होगा, बाहर से रोड की कोई लाइन नहीं, बिल्कुल ग्लास लगा होगा इधर जो है, ठीक है। सो इट विल बी बस 10 दिन, ठीक है। तो वहाँ पे फिर डिस्टेंसिंग भी होगी। ये तो एक हमारे पास पहले से बना हुआ रूम था, तो हमने कहा शुरुआत कर देते हैं, ठीक है, बेटर। चलिए, कुछ पूछना तो नहीं है किसी को, पक्का? सभी लोगों के लिए ये सेंटर कंफर्टेबल पड़ता है। सबसे नजदीक किसका घर है यहाँ से? कितने? मतलब यहाँ से 1.5 किलोमीटर, 10 मिनट में आप पहुंच। अच्छा, और कितने? किस LG के शोरूम? इसी रास्ते में? अच्छा, वॉकिंग डिस्टेंस है बिल्कुल। और दूर से कौन आया? अखनूर से तो नहीं आया कोई अभी? कहाँ से? अखनूर से। अखनूर के लिए कितना टाइम लगेगा यहाँ से? 1.5 घंटा लग जाएगा। 1.5 घंटा लगेगा? नहीं यार, सिविल बस में लग जाएगा। हैं? सिविल बस में इतना लग जाएगा। सिविल बस में इतना लग जाएगा? अच्छा, लेकिन आप सिविल बस में क्यों आओगे? अभी मुझे जाना होगा। अच्छा, मतलब ये ऑप्शन भी है कि आप ट्रांसपोर्ट से जा सकते हो हमारे, लेकिन मुझे लगता है वो भी कन्वीनियंट है अगर जो है बस आपको ठीक मिल गई, है ना। लेकिन वैन से भी देखेंगे, क्योंकि वैन तो वहां से चलेगी वैसे, मतलब हम तो एक बस लगाएंगे वहां से जो सीधे अखनूर से यहीं पे है, बीच में कहीं नहीं रुकेंगे। बीच में किसी स्टूडेंट को अगर हाईवे पे होगा तो पिक करेंगे, नहीं तो बस मतलब अंदर भी नहीं जाएंगे, जैसे स्कूल बसेस चली जाती है, ये वो अखनूर से सीधा जाएगा, ठीक है। तो हम आपको ट्राई करेंगे कि आपकी बस यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट में पहुँचे। और नहीं है यार, अखनूर जो है, मैं बताऊँ, त्रिकुटा नगर गए हो? त्रिकुटा नगर नहीं गए, ठीक है। मैं एक बार तो मुझे साइकिल चलाने का शौक है,
ठीक है, तो एक बार मैं त्रिकुटा नगर से सुबह सुबह जो है अखनूर जाके आया, हाँ बताया था। फिर मैं थोड़े से पहले से हटा हूँ, ठीक है, और फिर मैं ये जो अपना बाईपास रोड नहीं है, बाईपास जो नया निकल रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था, ठीक है, तो बाईपास रोड से फिर कुछ बंतलाब होते हुए वापस आया, ठीक है। तो अब तो ये रोड सुधर भी जाएगा, आप जैसे वैसे बढ़िया काम हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज ये रोड इतना खराब होता था, 5-6 महीने में मुझे लगता है नीचे वाला रोड तो ठीक हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला रोड एक बार ठीक हो गया, जो फ्लाईओवर वाला हिस्सा है, तो फिर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये सेंटर को ओपन करने का हमारा पर्पस सिर्फ यही था मेन, कि इस एरिया में तो ऑब्वियसली एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत है ही। रीजन भी, यहाँ पर नजदीक कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं, ठीक है, कच्ची छावनी ऐसे उधर जो है लोग जाते हैं या त्रिकुटा नगर में जाते हैं। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जम्मू के एक्सट्रीम उस एंड पे भी फिनिक्स क्लासेस है, क्योंकि हमसे आगे कोई नहीं, उस सेंटर से आगे कोई नहीं है ना, और इस सेंटर से इधर भी कोई नहीं, तो हम एक्सट्रीम एंड्स पे हैं इस टाइम पे, है ना। अच्छा, जस्ट आपने मेरे साथ फ्रैंक रहना है, डाउट्स पूछने, ठीक है। अब तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, चीजें लिंक हो गई एक दूसरे के साथ, ठीक है, कि सुपर कूल्ड लिक्विड को बोलते हैं, कूलिंग कर्व क्या होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्यों आता है, और एग्जांपल कौन कौन से होते हैं। एक बात हो, अब इसके बाद हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में धीरे धीरे हम एंटर होते जा रहे हैं। बहुत प्यारा टॉपिक है, मैंने कहा बिल्कुल मजा आएगा आपको जो, ठीक है। अब जो मैंने कहा था ना डॉट, उस डॉट को हम समझते हैं कि अपना सॉलिड जो है छोटे छोटे स्फीयर से बना हुआ, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स है, इनकी अरेंजमेंट की हमने बात कर, अब किस तरीके से ये अरेंज होंगे, हम एक नई डेफिनेशन कुछ पे आ रहे हैं। सबसे पहले यहां पर हम बात कर रहे हैं यूनिट सेल एंड स्पेस लेंस। अब बात, ये यूनिट सेल क्या होता है, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। पहले यूनिट सेल की डेफिनेशन लिखिए, आप लिखिए द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ the 3-dimensional arrangement of constituent particles which when repeated over and again, the 3-dimensional arrangement of constituent particles which when repeated over and again in different directions, over and again in different directions gives rise to entire crystal is called unit cell. Gives rise to entire crystal is called unit cell. मतलब यूनिट सेल
जैसे इस बिल्डिंग की हम बात करें, इस बिल्डिंग की यूनिट सेल क्या है? तो अगर सबसे छोटे पार्टिकल की बात करें तो ये रेत के दाने से बनी हुई है या ईंट का पाउडर उससे बनी हुई है, बट दैट पाउडर इज नॉट यूनिट सेल। क्योंकि देखो, अगर मैं एक पार्टिकल की बात करूं तो यूनिट सेल ये नहीं है, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में लिखाया कि यूनिट सेल इज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स नॉट पार्टिकल। मैंने कहता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स दिखाया ना, पार्टिकल नहीं दिखाया। सो दैट मींस यूनिट सेल एक पार्टिकल नहीं हो सकता, यूनिट सेल 2 पार्टिकल्स भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी जो अरेंजमेंट है वो 2D होगी। मैंने 3D वर्ड दिखाया, सही कहा। तो यूनिट सेल ये भी नहीं होगा। यूनिट सेल इवन जो है 4 पार्टिकल्स मिलके अगर एक स्क्वायर बना दें या रेक्टेंगल बना दें, वो भी नहीं होगा, क्योंकि अभी भी ये 2D है। क्या आप मेरी बात समझते जा रहे हैं? डेफिनेशन की बात देखिए, पहला क्यों नहीं है, दूसरा क्यों नहीं है, तीसरा क्यों नहीं है? पहला इसलिए नहीं है क्योंकि वो पार्टिकल है, दूसरा इसलिए नहीं है, दूसरा और तीसरा कि वो 2D अरेंजमेंट है। सो दैट मींस अगर मुझे पार्टिकल की अरेंजमेंट्स देखनी है तो सबसे छोटी जो अरेंजमेंट जो कि 3D हो सकती है वो हम एक क्यूब इमेजिन कर सकते हैं। सही बोल रहा हूं? एक क्यूब जो है सबसे छोटी अरेंजमेंट हो जाएगी, जिसमें कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम लगा दें तो वो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सही बैठते हैं कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड यूनिट सेल। बढ़िया, तो ये यूनिट सेल हो सकता। तो इसका मतलब इस बिल्डिंग की यूनिट सेल जो है ब्रिक, ईंटों को अगर जो है ओवर एंड अगेन जो है आप अरेंज कर दें तो ये बिल्डिंग तैयार हो। ठीक है, अब हम इमेजिन करते जाते हैं। ठीक है, यहां से हमारी इमेजिनेशन स्टार्ट होती है कि ऐसे हम जो है इसको हम एक ईंट मान लें, या जैसे एक यूनिट सेल हम इस कमरे को मान लें। समझते जाइएगा। तो इस कमरे में कितने कॉर्नर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर है। एक क्यूब में भी 8 होते हैं, हम इस कमरे को क्यूबिकल मान लें। ठीक है, 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो ये कमरा एक यूनिट सेल होता है। अब आप ऐसे माने इस कमरे में बैठ के, इस कमरे के इस तरफ भी हजारों कमरे हैं, इस तरफ भी हजारों कमरे हैं, इस तरफ भी हजारों लाखों, इस तरफ भी हजारों लाखों, ऊपर भी फ्लोर पे फ्लोर, नीचे भी फ्लोर पे फ्लोर। ठीक है, तो इसलिए जो है अब आप सोचिए कि आप एक कमरे में, क्या आप इमेजिन कर पा रहे? सारी तरफ आप जो कमरों से घिरे हो, ऐसे ही क्यूबिकल्स, इसके साथ बिल्कुल दीवार, जो इसकी दीवार है वो साथ वाले कमरे की भी कॉमन दीवार है, ये दीवार साथ वाले कमरे की कॉमन दीवार है। अब हम इमेजिन कर पा रहे हैं। तो मतलब जब हम इन क्यूब्स को ओवर एंड अगेन रिपीट करेंगे तो किस तरीके का बनेगा, मैं छोटा सा अरेंजमेंट आपको दिखा रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बनाने में परेशानी होती है सब लोगों को, पहले देख लीजिएगा मैं कैसे बना रहा हूं। सबसे पहले हम लोग एक क्यूब बनाएंगे। आज जाके आपने घर में ना इस चीज की प्रैक्टिस भी करनी है कि एक क्यूब जो है वो कैसे बने। ये बन गया एक क्यूब, सबके दिख रहा है आपको 3D। अब आपने पहला स्टेप है कि आप एक क्यूब बनाए, लेकिन दूसरा स्टेप, अब चीज कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। आपने हर क्यूब के, एक क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? फेसेस होते हैं 6, एजेस कितनी होती है? 12। हर एक एज के सेंटर पे आपने एक डॉट लगाना, मिड में, इधर से मिड, समझ गए? इसमें भी जैसे मिड में लगा देना है। और फिर जब आप ऐसा करेंगे फिर इस मिड वाले को इस मिड वाले से जोड़ देंगे।
ऐसे ही आपने आगे भी मिड पे लगा देना, फिर ऊपर से नीचे वाले मिड को जो है जोड़ देना। ऐसे आपने मिड पे लगाते जाना है, आप समझते जाइए, और जो ऐसे जोड़ते जाना, जुड़ गया। ऐसे ही आपने ये भी करना है, आगे वाले का भी मिड, पीछे वाले का भी मिड, ऐसे मिड, इधर मिड, और फिर इसको इसके साथ जोड़ देना है, इसको इसके साथ जोड़ देना है। एक मैंने कहा इसमें गड़बड़ होने के चांसेस बड़े होते हैं, तो ध्यान से, ठीक है। ऐसे ये बन गया, ये भी सारा उसी से बना जैसे हमने ये बनाया, ठीक है। ऐसे आप जो है साइड वाला भी बनाएंगे। ये ठीक है, और आप देख रहे हैं इस टाइम पे आपको 8 क्यूब दिख रहे हैं, एक क्यूब के अंदर 8 दिख रहे हैं सबको कि नहीं? तो ये अरेंजमेंट 3D अरेंजमेंट, पहले आप सुनते जाइए, ठीक है। अब ये एक क्यूब, ये अभी मैं देखो बता रहा हूं, ये ब्लू कलर में यूज कर रहा हूं, तो मान लो कि एक क्यूब ये, तो ऐसे क्यूब क्यूब को रिपीट करते जाएं। ये तो मैंने 8 ही बनाए, हम अपने दिमाग में हजारों इमेजिन कर रहे हैं। तो हम मान लो इस कमरे में बैठे हुए हैं, ऐसे ये कमरा कईयों से जुड़ा हुआ है, डन। तो ये जो एंटायर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, बना देते हैं। ये जो एंटायर अरेंजमेंट ऑफ दीज डॉट्स है, आप अपने दिमाग में लाइनों को भूल के सिर्फ डॉट्स पे कंसंट्रेट करें और आप इमेजिन करें कि वो आपको कैसे दिखेंगे। जो अरेंजमेंट 3D आपको इन डॉट्स की दिख रही है, दैट अरेंजमेंट इज क्रिस्टल लैटिस। एक क्यूब में इमेजिन कर ले, 8 के आगे जो डॉट बनेंगे लाइनें छोड़ देंगे, 3D अरेंजमेंट दिखेगी। तो वैसे ही ये भी एक 3D अरेंजमेंट ही दिखेगी आपको। सो जब आप यूनिट सेल्स को ओवर एंड अगेन रिपीट करते हैं तो बनता है, क्या बनता है? क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, ठीक है। सो ये एंटायर अरेंजमेंट हो गई क्रिस्टल और स्पेस लैटिस, ठीक है। और ये जो एक हिस्सा है इसका, ये हो गया यूनिट सेल। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? सबको समझ में आ गई? किसी को कुछ पूछना है? बोलो बोलो, किसी को कुछ पूछना है? चलो नोट करो। हाँ, यूनिट सेल को जब ओवर एंड अगेन रिपीट करेंगे तो यू विल गेट यूनिट सेल। बन रहा है कि नहीं? क्यूब नहीं बन रहा ना? हाँ देखो देखो, सबसे पहले सिंपल क्यूब बनाओ, फिर हर एक एज, ज्यादा स्टाइल मत करो भाई। इधर देखो, कईयों को क्यूब ही नहीं बनाना आ रहा। सुनो, आपने क्या करना है, पहले ऐसे स्क्वायर बना लें,
और फिर जैसे इसका मिडल है, सुन लो आप, ऐसे यू बनाने का, तो आप क्या करें कि यहां मिडल से ऊपर इधर तक, इसमें भी मैं डिवाइड कर देता हूं कि जैसे अगर आपको क्यूब बन ही नहीं रहा हो तो इसको भी आप जैसे और हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दें। देखो मैं इन्वेंट कर रहा हूं नया तरीका कि ये 3 डॉट्स बीच में लगा दिए तो 4 हिस्से हो गए बराबर, हर एक एज के 4 हिस्से हो गए। अब आपने क्या करना है, इस हिस्से से लाइन क्रॉस करनी है यहां पर। देखो मतलब जितनी लाइन यहां से हमने आगे छोड़ी है उतनी ही 1/4 हिस्सा आगे बढ़ा। समझ? फिर आपने जब इतना कर दिया ऐसे ये कीजिए, ऐसे बन गया कि नहीं? आइडिया लग रहा है? ठीक है। और अब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके साथ बन गया। सब बनाओ, पहले फिर से बनाओ, नहीं तो घर में ट्राई करना। ठीक है, फेयर नोट्स पे ना बनाओ, रफ पे बना दो बैक साइड पे। ठीक है, घर में फेयर कर लेना। ठीक है, बट थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया कि किस तरीके से बनाना है। ठीक है, अब क्या करना है आपने, अब सुनो, अब हर एक एज का सेंटर आपने पकड़ लेना। जैसे इसका सेंटर बना दिया हमने, ये सेंटर, हर एक एज का आपने सेंटर जो है लगा देना। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, कोई बात नहीं, आज हमारा काम यही है। ठीक है, ये देखिए, तो अब लग गया। अब देखो क्या करना है, हर एक एज फेस की एज को ऐसे मिलाना, जैसे ऐसे मिला दो, इसका ये होगा, ऐसे मिला दो, मिल गई ऐसे। अब ऊपर की नीचे ऐसे आप जो है मिलाते जाए, साइड बाय साइड से मिल गई सारी। अब सुनो, लास्ट क्या कर रहे हैं हम, जो क्रॉस पॉइंट बना हुआ है, आमने सामने, पीछे आगे, ऊपर नीचे, इनको लाइन लगा दो, 1 2 और 3 बन गए। बढ़िया क्यूब, सही है बात? तेरे को इसको बोलने की जरूरत नहीं, बस तू जो है एनसीईआरटी सभी ने ले ली है। कितने लोगों ने ले ली? ठीक। अब यहां पर भूल जाइए अब, ठीक है, आपने बनाना आ गया, ठीक है, नहीं तो घर पे बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यूनिट सेल, देखो ये एक यूनिट सेल है जिसको मैं रेड कलर करने जा रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं मैं इसको। हम एक यूनिट सेल पे कंसंट्रेट करें। इसके बाद हर एक यूनिट सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे मतलब उसकी जो एज है, जैसे ये है, इट इज A, B and C. C is always height. 3 डायरेक्शन होगी ना, 3 एक्सिस हो गए ना, तो A, B, C हमने लगा दिया। A और C के बीच में जो एंगल होगा वो बीटा है, B और C के बीच में जो होगा वो अल्फा है, A और B के बीच में जो होगा वो गामा है। मतलब
अब ये फिक्स्ड है, लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ए सी, बी फॉर बीटा, तो यहां पर ए बी सी पूरा होगा। अगर ए और सी एजेस हैं तो बी फॉर बीटा इज एंगल। ऐसे ही बी सी ए फॉर एल्फा, तो यहां भी ए बी सी पूरा हो गया। बस यहां पे गामा है, तो दो जगह का पता लग गया, तीसरी जगह पता अपने आप है कि अब जो है ए और बी के बीच में गामा ही होगा। दो जगह ए बी सी पूरा हो गया। क्या मेरा बात समझ? ठीक है। अच्छा, तो एंगल्स और एजेस जो है फिक्स्ड, डन। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ो। अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूंगा। नोट कर लिया सर? Yes, sir. चलिए। अच्छा, अब हमने कहा अभी, जैसे अभी हमने जो है क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ी है ना, क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ी। अपनी जो यूनिट सेल है जो कि क्यूब है, उसमें भी कई मॉडिफिकेशन हो सकती है। आप समझ लीजिएगा, अब थोड़ा रियल मसाला इसमें आने वाला है। ठीक है, देखो modifications in cubic unit cell। देखो, एक है, सबसे पहले सिंपल क्यूब। हमने शुरुआत कहां से की थी? इस कमरे से। हमने कहा इसके 8 कॉर्नर्स। अगेन हम इसी कमरे की बात कर रहे हैं, 8 कॉर्नर की सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखो, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किस तरीके की दिखेगी, उसमें एक क्यूब के अराउंड जो है, जो 8 एजेस हैं, हर एक कॉर्नर पर एक पार्टिकल हो। आप उसको एक बॉल की तरह मानिए, स्फीयर की तरह मानिए। समझ गए? आप इस कमरे को पहले तो क्यूबॉइड इमेजिन कर लें, ठीक है। उसके बाद आप ये इमेजिन करें कि इस कमरे के कॉर्नर पर बॉल्स रखी हुई। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा बात को। इस कमरे के हर एक कॉर्नर पर बॉल्स रखी हुई, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि जैसे ये कॉर्नर है, क्या मुझे बता सकते हो ये कॉर्नर जो है कितने कमरों के लिए कॉमन कॉर्नर है? सोच के बताइए। ये वाला कॉर्नर जो है कितने कमरों के लिए कॉमन कॉर्नर है? फिर से सोच के बताइए। आठ, बिल्कुल सही बात है। ये 8 के लिए कॉमन कॉर्नर है। क्यों 8? गिनते हैं इस कॉर्नर को, इस कमरे के साथ वाला कमरा, एक तो यही हो गया, दूसरा वो, तीसरा ये वाला कमरा, चौथा जो इस पीछे वाले कमरे के साथ वाला है। सभी के लिए ये ही कॉमन एज है ना, 4। इस फ्लोर में 4 हो गए और 4 ऊपर वाले हो गए। ये वाला, वो वाला, उधर वाला, इधर वाला, 8 हुए कि नहीं? So this corner is common to 8 cubes, 8 rooms। तो इसका मतलब हर एक कमरे में वो बॉल कितना हिस्सा दिखेगा? 1/8।
अगर मैं यहाँ पे बड़ी बॉल लगाता हूँ, आप जितनी बड़ी इमेजिन कर सकते हैं, बड़ी बॉल लगाता हूँ मैं, बास्केटबॉल मैंने लगा दिया जिसका कि सेंटर ये कॉर्नर है, तो हर एक कमरे में मुझे कितनी बॉल दिखेगी? 1/8। दैट मीन्स कि हर एक कमरे में उसका 1/8 ही वॉल्यूम है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? करिए, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? कंफ्यूजन तो नहीं लग रहा? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं लग रहा, आराम से समझ में आ रही है। हर एक कमरे में वो जो है 8वां हिस्सा दिख रहा है उसका। सो दैट मीन्स अगर मैं कहूं इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल कितने होंगे? भाई एक यूनिट सेल में इफेक्टिव कितने होंगे? कितने?